वेलकम यू ऑल टू यूनिवर्सिटी। आज हम देखेंगे AMU क्या होता है। AMU इज एन यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग मास। इसके नाम के अंदर ही है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं डाल्टन। 1 AMU इक्वल्स टू 1 डाल्टन। डाल्टन को हम DA ऐसे करके लिखेंगे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त। और ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे डाल्टन हो या AMU हो, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जहाँ पे आपका मोल कंसेप्ट आएगा, तब उसके साथ AMU का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मोल कंसेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, साथ में AMU का और एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्शन रहना भी बहुत ज़रूरी है। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल है, उसका मतलब वो सब्सटेंस या चीज़ एग्जैक्टली एवोगाड्रो नंबर है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आपके पास 1 मोल ऑफ पेन है, इसका मतलब आपके पास कितना पेन्स है? आपके पास है 6.022 इंटू 10⁻23। एग्जैक्टली यही नंबर ऑफ पेन्स आपके पास है। यहाँ पे मैं पेन के जगह आपको बुक्स बोलूँ या कंप्यूटर्स बोलूँ या कुछ भी चीज़ बोलूँ, लिविंग या नॉन लिविंग, 1 मोल का हमेशा मतलब होता है 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट थिंग। अब जनरली हम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के केस में मोल कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे निकालोगे? इसके मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16 ग्राम। और ऑक्सीजन है कितना? 2 ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, सो 16 इंटू 2। सो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा टोटल 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको मैंने ये कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी थिंग इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट थिंग। अब आप और एक चीज़ समझ के रखो कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो आपके पास टोटल कितना कंसेप्शन आ गया याद रखने लायक? बस 2 चीज़ आ गया। इस 2 चीज़ से सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा मोल नंबर रिलेटेड। एक है कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, और दूसरा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम n नीचे कैपिटल है, इसको बोलते हैं सफिक्स a। सो n सफिक्स ए, Na इस नंबर से हम डिनोट करते हैं एवोगाड्रो नंबर को। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। और मैं ये बार बार सब्सटेंस बोल रहा हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2 रूल है ये एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आपके पास अगर एटम्स के जगह मॉलिक्यूल्स है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोलता तो आप कहते कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मैं अगर पूछूं कि कितना मोल ऑक्सीजन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर। अब ऑक्सीजन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाई O2। ऑक्सीजन एटम को हम O बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रहता है O2 इस फॉर्म में, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। और इस मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट है 16 इंटू 2, दैट इज 32 ग्राम। और आपको मैंने कहा था ये 2 कंसेप्शन ध्यान रखो, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। तो 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। हमें क्या पता है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीनिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मोल CO2 गैस में ऑक्सीजन कितना है? बस आपको दिखाई दे रहा है O2 है, O3 भी नहीं है, O भी नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन यही अगर आपको पूछूं कि कितना मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, नॉट मॉलिक्यूल बल्कि एटम्स के बारे में मैं पूछूं, तो आप बताओगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये बताओ कि 54 ग्राम अगर वाटर है, उसमें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं, हाइड्रोजन एटम्स, इसका नंबर कितना होगा 54 ग्राम अगर टोटल वाटर है? आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला कंसेप्शन लगेगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम है,
प्लस 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, सो टोटल हो गया 18 ग्राम। ये है H2O का पानी का मॉलिक्यूलर वेट। सो 18 ग्राम H2O is equivalent to 1 mole of water। तो 54 ग्राम H2O जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, 54 ग्राम H2O विल बी इक्विवेलेंस टू, बाय द वे ये जो 3 इक्वल्स टू साइन है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू नहीं है, ये है इक्विवेलेंट टू, क्योंकि 18 ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसी भी सब्सटेंस इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। सो इसीलिए हमने इक्वल साइन का यूज नहीं करके इक्विवेलेंट टू साइन का यूज किया है। सो 18 ग्राम H2O अगर 1 मोल H2O के इक्विवेलेंट है, सो 54 ग्राम H2O विल बी इक्विवेलेंट टू ऑब्वियसली 3 मोल्स ऑफ H2O। ये कैसे आया? सिंपली 1/18 इंटू 54 करके आया। सो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया कि 3 मोल H2O है हमारे पास। हमें क्या निकालना है? हमें हाइड्रोजन एटम्स के नंबर निकालने हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स का नंबर निकालना है। H2 होता है मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और हमें निकालना है हाइड्रोजन एटम का नंबर। अब हम सेकेंड कंसेप्शन को काम में लगाएंगे। सेकेंड कंसेप्शन है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो 1 मोल अगर वाटर रहता हमारे पास, 1 मोल ऑफ H2O would be equivalent to Avogadro number of H2O molecules। मतलब एग्जैक्टली एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स उसमें है 1 मोल ऑफ H2O में, लेकिन हमें H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए H एटम्स। अब देखो, एक मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन है 2 एटम्स, सो एक मोल में कितना रहेगा? ऑब्वियसली 2 मोल्स। सो यहाँ पे वाटर के जगह मैं अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम लिखना चाहूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी नहीं, H एटम्स लिखना चाहूँ, तो एवोगाड्रो नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O इक्विवेलेंट टू 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हमारे पास है कितना? हमारे पास हमने पहले ही देखा था 3 मोल्स ऑफ वाटर है, सो 3 मोल्स ऑफ H2O will be equivalent to 3 into 2 into Avogadro number of हाइड्रोजन एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स बट एटम्स। अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसका? एवोगाड्रो नंबर का। आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक में 6.022 है, किसी किसी बुक में 0.623 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 10⁻23 ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट करता है 54 ग्राम ऑफ वाटर में, जो क्वेश्चन में दिया गया था। 54 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 36.138 इंटू 10⁻23। अब टू दी पावर जब भी रहे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे उसको आंसर के साथ मैच कर पाओगे। मान लो कि आंसर में 10⁻23 से कोई फिगर ही नहीं है, आंसर में 10⁻21 से है, 10⁻22 से है, और 10⁻24 से 3 फिगर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा? इस पर्टिकुलर नंबर को इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, 10⁻24, 21 और 22 में। आप कैसे करोगे? अगर कोई पावर को बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे हमें 10⁻24 लिखना है 23 के जगह, तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर रहता है और डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे रहता है, दोनों तरफ ध्यान रखना है कि सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है या अलग अलग चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इन दिस केस हम 23 को 24 कर रहे हैं, मतलब हम ऊपर न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ साथ नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नीचे अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 36.138 बाई 10 इंटू 10⁻24। सो फाइनली 3.6138 इंटू 10⁻24। ये आ गया 10⁻24 में आंसर। अब अगर 10⁻21 में इसको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? इस फिगर को हम और एक बार लिख लेते हैं, 36.138 इंटू 10⁻23। अब मुझे करना है 10⁻23 को 10⁻21
मतलब हमने क्या किया, मतलब हमने 100 से डिवाइड किया, इस पूरे चीज़ को 100 से हमने डिवाइड किया, तब जाके ये 23 21 में कन्वर्ट होगा। और मैंने क्या कहा था, आप नीचे जो करोगे ऊपर भी वो करना पड़ेगा, और आप ऊपर कुछ करोगे तो नीचे भी वही सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो आपने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे का ये 100 और 10⁻23 जो ऊपर है ये मिला के आपको देगा 10⁻21। तो बाकी क्या रहा, बाकी रहा 100 और ये वाला फिगर। अब 36.138 को अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 33613.8। तो ये हो गया आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ 10⁻21। वैसे ही अगर आपको कहा जाए 10⁻22 में आपको आंसर देना है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, 10⁻23 से 22 करने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 361.38 इंटू 10⁻22। तो ऐसे आप पावर को बदल सकते हो ताकि आंसर के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाए। अब मैंने बात शुरू किया था कि मोल कंसेप्ट के साथ साथ और एक कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि एटॉमिक मास यूनिट और एएमयू, जिसको हम डाल्टन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एएमयू है क्या, मतलब 1 एएमयू इक्विवेलेंस टू हाउ मेनी ग्राम एंड हाउ मेनी मोल्स। मतलब हम 1 एएमयू को ग्राम से भी जोड़ेंगे और मोल से भी जोड़ेंगे। इसके लिए हमें डेफिनेशन जानना जरूरी है। डेफिनेशन क्या है, 1/12 मास ऑफ ए 12C एटम इज डिफाइंड एज 1 एएमयू और 1 डाल्टन। डाल्टन को हम शॉर्ट में डीए ऐसे करके लिखते हैं। तो आप एक बार समझ लो कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। 12C ऐसे करके लिखने का मतलब क्या है, हम अगर कोई भी एलिमेंट को डिनोट करते हैं तो उसका एक स्टाइल है। जैसे एक एलिमेंट x को अगर हम डिनोट करें तो ऊपर a लिखते हैं हम और नीचे लिखते हैं b। a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, b इज एटॉमिक नंबर, मतलब उस एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी एलिमेंट किससे बना होता है, एटम से, और एटम्स किससे बना होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और साथ ही साथ न्यूट्रॉन से। और ये तीनों चीज़ कैसे अरेंज रहता है कोई भी एटम के अंदर, एटम के बीचों बीच जो न्यूक्लियस है वहाँ पे रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटम के बाहर जो ऑर्बिट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं विथ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। सो अगर हम कोई एक नॉर्मल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, वो एटम ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के लिए ज़रूरी है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एग्जैक्टली वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रहे। और बाकी रहा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। सो न्यूट्रॉन का चार्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम बोल रहे हैं कि B इज द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट में B नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और क्योंकि वो न्यूट्रल है उसमें एग्जैक्टली B नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये डिनोट करता है मास नंबर। मास नंबर क्या है, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब कितना नंबर प्रोटॉन है और कितना नंबर न्यूट्रॉन है देख के उसका सम कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मास नंबर। अब अगर आपको आइसोटोप के बारे में पता होगा, मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, इन सब चीज़ों के ऊपर। आइसोटोप उन्हीं को कहा जाता है जो एलिमेंट 3-4 फॉर्म में रह सकते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो चेंज होता रहता है, जैसे कि A1, A2, A3 वैसे। सो कार्बन का भी एटॉमिक नंबर फिक्स है, दैट इज 6, लेकिन मास नंबर बदल सकता है, 12 हो सकता है, मास नंबर 13 हो सकता है, मास नंबर 14 भी हो सकता है, सब में एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन का जो ये 3 आइसोटोप है, इन तीनों आइसोटोप में से एएमयू का या एटॉमिक मास नंबर का डेफिनेशन देने के लिए हमने चूज कर लिया है 12C इस पर्टिकुलर आइसोटोप को। और उस पर्टिकुलर आइसोटोप के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 हम लेंगे और उसको बोलेंगे 1 एएमयू और 1 डाल्टन। ये है डेफिनेशन। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि एक 12C एटम का मास कितना है। सो हमारा सबसे पहला काम है ये देखना कि मास ऑफ 1 12C एटम। अगर आपको याद है मोल कंसेप्शन में
हमने दो चीज सीखा था, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 क्या था, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। पॉइंट 1 ये था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। सो यहाँ पे हम वही वाला लॉजिक अपनाएंगे कि 1 मोल ऑफ 12 सी एटम्स इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम कार्बन एटम्स, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम। और मोल कंसेप्ट का सेकेंड पॉइंट क्या था कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ 12 सी एटम्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो क्या आएगा कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 ग्राम। वे का मतलब है इनका इतना वजन है। सो एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का वजन है 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम्स का वजन कितना होगा, 12 बाई एन ए ग्राम। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एन का जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, ये पुट करके 12 से डिवाइड करके ऐसे करके कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आखिर तक हमें एवोगाड्रो नंबर का ही जरूरत पड़ेगा कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे जहां पे हमारे पास एवोगाड्रो नंबर, मोल और साथ में एएमयू, इन तीनों का एक साथ एक फॉर्मूला बन जाए। तो इसलिए हम एन को एन के तौर पर ही रखेंगे, ना कि ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये मिल गया कि एक कार्बन एटम का वजन है 12 बाई एन ग्राम। अब हमारा डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन हमारा था कि 1/12 मास ऑफ ए 12 सी एटम। हमें 1/12 मास लेना पड़ेगा 1 एमयू या 1 डाल्टन को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास जितना आया है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/12 इंटू 12 बाई एन ए ग्राम, ये रहा आपका 1 AMU और डाल्टन, चाहे आप कुछ भी बोलो। सो इट इज इक्वल्स टू 1 बाई एन ए ग्राम। मैंने आपको जैसे कहा था कि मुझे एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर, मोल और एएमयू के साथ में एक रिलेशन तैयार करना है, एक फॉर्मूला तैयार करना है। इसके लिए मैं एन ए के जगह इसका वैल्यू पुट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एएमयू का एक तो वैल्यू है, मतलब 1 बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ऐसे पुट करोगे तो पर्टिकुलर एक ग्राम आएगा, और उसका वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg, या फिर केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें दैट इज 10⁻24 ग्राम, क्योंकि केजी को हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्राम हो जाता है। सो 27 एंड 24, एक है ग्राम एक है केजी, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये है फाइनली एएमयू या डाल्टन के यूनिट। लेकिन हम काम करेंगे यहाँ से कि 1 AMU इक्वल्स टू 1 बाई एन ग्राम। तो एन के साथ एएमयू का एक फॉर्मूला बन गया। अब मोल है बाकी। मोल मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट। एज्यूम कर लो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट है m ग्राम, तो उसके साथ एएमयू का रिलेशन क्या होगा। अब m ग्राम अगर मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो 1 बाई एन ग्राम मतलब कितना मोल, सो और 1 ग्राम मतलब 1 बाई एम मोल। हमें चाहिए ये पर्टिकुलर 1 बाई एन ए। सो 1 बाई एन ए ग्राम मतलब 1 बाई एम इंटू एन ए मोल। तो ये वाला रिलेशन पूरा हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे, आप फाइनली लिख लीजिए 1 AMU, ये आप नोट करके रखना और समझ के भी रखना कि ये फॉर्मूला कैसे आया। 1 बाई एम एन ए मोल, ये है मोल, ग्राम और एमयू, इन तीनों का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ है, ये अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में अगर आप भूल भी गए ये वाला फॉर्मूला तो खुद से डिड्यूस कर पाओगे कि एएमयू से ग्राम कैसे आया और ग्राम से मोल कैसे आया। आपको बस एएमयू का डिफिनेशन सही से पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट मतलब 1 मोल होता है, ये कंसेप्ट रहना चाहिए। बस आपका बाकी काम आसान हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं। प्रॉब्लम है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O atom, not oxygen molecule, बस ऑक्सीजन atoms in 126 AMU of nitric acid, that is HNO3। एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़ना वर्ड बाय वर्ड, और थोड़ा सा पढ़ के उससे आप क्या समझ रहे हो वो नीचे लिखना,
तब अगले लाइन पढ़ना। आप पूरा क्वेश्चन एक बार में मत पढ़ना। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि 3-4 लाइन का बड़े-बड़े क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो आसान होता है। तो आप हर एक लाइन से ये लिखते जाना कि क्या-क्या माँगा गया है और आपके पास गिवन क्या-क्या है, मतलब क्या दिया गया है और क्या माँगा गया है उसके बेस में। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे HNO3 आपको दिया गया है। फर्स्ट लाइन में है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। सो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए बट नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसका चाहिए? ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम। ये आप ऐसे करके, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं चाहिए तो ऐसे करके डिनोट करके रखो इन 126 AMU ऑफ HNO3। तो हमारे पास गिवन है नाइट्रिक एसिड, उसका फॉर्मूला एंड अमाउंट इन AMU। अब आप इसको शुरू कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप आपका होगा ये जो AMU दिया गया है उसको मोल्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आखिर में आपको क्या चाहिए? आखिर में मोल्स ही चाहिए। कैसे कन्वर्ट करोगे? एक तो है कि ये जो सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इस फॉर्मूला से आप कन्वर्ट कर लीजिए कि 1 AMU मतलब 1/mNA मोल। सो ये अगर आपको याद है आप लिख लो कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/mNA मोल्स। यहाँ पे m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस बोले तो यहाँ पे सब्सटेंस है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन है 3 एटम्स। सो टोटल अप करके देखोगे 63 ग्राम आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। और एवोगैड्रो नंबर को Na के तौर पे ही आप रहने दो, तो 1 AMU निकल जाएगा 1/63 Na मोल्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? ये हो गया 1 AMU ऑफ HNO3। आपके पास दिया गया कितना है? 126 AMU। सो 1 AMU HNO3 इक्वल्स टू, अगर 1/63 Na मोल्स है तो 126 AMU HNO3 विल बी इक्विवेलेंट टू 126/63 Na मोल्स। सो 63 से 126 को डिवाइड करोगे तो 2 रह जाएगा, 2/Na मोल्स। अब आप समझो कि ये जो मोल्स है ये है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितने नंबर ऑफ मोल्स है। अब आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। HNO3 में, HNO3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होता है। सो जब भी आप मोल में कैलकुलेशन करोगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन द लास्ट स्टेप। सो 126 AMU ऑफ HNO3 कंटेन्स 3 into 2/Na मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑफ HNO3 नहीं हुआ, अब ऑक्सीजन एटम का मोल नंबर हम निकाल रहे हैं। सो फाइनली आंसर आएगा 6/Na, और यही आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ है, 6/Na मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो आपने कर दिया कि आपको ये फॉर्मूला याद था, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद था, इसीलिए आपने कर दिया। लेकिन आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? तब आपको आपका मोल कंसेप्ट और AMU का डेफिनेशन काम में लगाना पड़ेगा। जैसे कि HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो 63 ग्राम है, और 63 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ HNO3। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है 126 AMU। अब आपको सही से पता नहीं फॉर्मूला क्या था AMU के बीच में और मोल के बीच में और ग्राम के बीच में, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि 63 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 126 आ रहा है। सो आप ये कर लो कि 126 ग्राम मतलब कितना मोल HNO3, वो आपका आ जाएगा 2 मोल ऑफ HNO3। और क्वेश्चन में क्या किया गया है कि ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। सो एक मॉलिक्यूल HNO3 में 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। सो नंबर ऑफ मोल्स जो भी निकलेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप ये कर दो कि 126 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन्स 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो आपके पास ये निकल गया कि 126 ग्राम HNO3 में 6 मोल ऑक्सीजन एटम रहता है, लेकिन ग्राम आपको नहीं चाहिए, उसके जगह चाहिए 126 AMU। आपको अगर थोड़ा सा याद आ जाए कि 1 AMU या फिर 1 डाल्टन, इसका वैल्यू था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या -27 kg। इतनी बारीकी से भी अगर याद नहीं आए, बस ये आपको याद आ जाए कि 1 AMU का वैल्यू था ऐसा कुछ जिसके आखिर में 10⁻⁻ ऐसा कुछ वैल्यू था।
तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा पाओगे कि कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू को अगर हम 10 टू दी पावर कोई बड़े वाले वैल्यू से डिवाइड करें तो ही 10 टू दी पावर माइनस इस टाइप का वैल्यू आ सकता है। और हमारे जानकारी में इस टाइप का वैल्यू कौन सा है, 10 टू दी पावर 23, जो कि है एवोगाड्रो नंबर का एक पर्टिकुलर पोर्शन। मतलब ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे एवोगाड्रो नंबर रखना ज़रूरी है। सो ये जो वैल्यू आया कि 126 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन्स 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसको आप सीधा सीधा ये कर दो 6/Na एंड दैट विल बी योर आंसर। और ये किस केस में, जब आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था ये अगर याद नहीं रहे तो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव मैंने किया वो आप दोबारा देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एएमयू उसके साथ ग्राम दैट इज मास और उसके साथ मोल, इन तीनों का रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में इन तीनों के रिलेशन से ही प्रॉब्लम पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये आखिर में मैंने जो बताया ये बस एक ट्रिक है ताकि आप आपका कॉमन सेंस यूज करके भी सही ऑप्शन को पहचान पाओ इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।